नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बात करने कक्षा 9वीं के पाठ 2 को जा रहे पढ़ने, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। दोस्तों, इस पाठ को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे आपकी सुलभता और आपके आसानी के लिए। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आपको भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पहले से कुछ न कुछ जानकारी अवश्य होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये नाम दिखाई दे रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत की जो भू आकृति है वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों, जो भारत की भू आकृति है उसके अंदर कुछ निम्न चीज़ें हैं, जैसे पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, मरुस्थल, पठार एवं द्वीप समूह। यानी 1 2 3 4 5। एक चीज़ और शायद रह गई है, उससे बोलते तटीय मैदान। ठीक है, वो आगे की फर्दर कैटेगरी है। ठीक है, तो जो भारत की भू आकृति है वो कुछ इस प्रकार की, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल एवं द्वीप समूह आते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये येलो कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है। आप इसको देख सकते हैं कि ये भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम भाग है। दोस्तों, ये जो 4-5 कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसमें से जो भू आकृति हमारी जो भू आकृति है उसमें से जो पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, दुनिया में का सबसे प्राचीन स्थल खंडों में से एक है। यानी कि ये उस समय तक देखा जा सकता है आपको जब पेंजिया और पैंथालासा बने थे, फिर अंगारा और गोंडवाना लैंड बना। तो जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी आगे हम इसके बारे में ढेर सारी जानकारी लेंगे कि ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, भू विवर्तन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के ऊपर मैग्मा, मतलब कि मैग्मा चैम्बर के ऊपर जो है वो प्लेट्स टिकी हुई हैं। तो यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट के आपस में टकराने की वजह से इस प्रकार से प्लेटें आपस में आई और एकदम से टकराई। तो उनके टकराने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। वर्तमान में जो आपको मैदानी भाग दिखाई दे रहा है उस पर कभी न कभी टेथिस सी हुआ करता था, यानी टेथिस नाम का एक महासागर हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी आकृति और इसके बनावट के बारे में ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा पूरा मैप। ठीक है, अच्छा, ये तो इतना ही है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, यहाँ डिटेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा पहले हम ऊपर का देख लेते हैं। ठीक है, ज़रा इसको आप देखिए ध्यान से, क्या क्या है। हिमालय पर्वत के बारे में इसमें बताया गया है। अच्छा, ये हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि उत्तर हमेशा पूरब को होता है। ये जो है वो उत्तर है, ये जो है वो क्या है, इसके स्क्रीन पे कर्सर दिखाई दे रहा होगा, ये है पश्चिम, ये है पूरब। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण होता है हमेशा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें हैं, ज़रा मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो जो सबसे ऊपर है वो है पामीर का पठार है। उसके बाद जो है वो, अच्छा, ये पामीर ग्रंथि है। ठीक, यानी एक प्रकार से रूट है। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं हम। तो ये हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर असम तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये उत्तर में है। तो उसकी कुछ रेंजेस हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर है और पीर पंजाल रेंज है। ये सभी चीज़ें हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ये हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं। इसके अलावा जो पामीर पठार है उसकी जो दूसरी ब्रांच है वो पश्चिम को चली जाती है, जिसे हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा होगा, मैंने नाम जो है वो बता दिया है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। ठीक है, इसके नीचे जो शिवालिक हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी क्या है, पर्वत चोटियाँ भी होंगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे यहाँ पे चलिए सिक्किम यहाँ पे आप चलिए, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको कंचनजंगा दिखाई दे रहा होगा, कर्सर को भी दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं आप दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। ऊपर चलिए, आपको राकापोसी है, नंगा प्रभात है, जोजिला तो दर्रा खैर, और उसके अलावा K2 है। तो इनके बारे में मैं नीचे आ जाऊँ, माउंट कामेट है, नंदा देवी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, मकालू है। इस प्रकार की ढेर सारी रेंजेस आपको एक क्रम में दिखाई दे रही होंगी।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको भूगोल को पढ़ने के लिए और भूगोल को जानने के लिए आपको एक एटलस की आवश्यकता अवश्य होगी। तो दोस्तों, आपको एटलस को रोज़ देखते रहना है। जब तक आप एटलस को नहीं देखेंगे, आप एटलस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप भूगोल को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एटलस का उपयोग हर उम्र, हर वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो कुछ भौगोलिक वितरण के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का है। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण क्या क्या है? हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान है एवं द्वीप समूह है। हाँ, ये 6 कैटेगरीज हो गई, ऊपर नहीं थी, मैं आपको पहले बता रहा था। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में अभी हम तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे प्राचीनतम है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब शुरू में एक ही द्वीप हुआ करता था जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, दैट इज़ अंगारा लैंड, वो उसे अंगारा लैंड बोला जाता था। उसके बाद अंगारा लैंड जो 2 भागों में बढ़ गया। सॉरी, सबसे पहले था पेंजिया। ठीक है, सबसे पहले एक ही महाद्वीप था पूरे इस विश्व भारत में, अरे पूरे विश्व में, उसका नाम था अंगारा लैंड। उसके बाद जो अंगारा लैंड है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, पेंजिया और पैंथालासा। ठीक है, सॉरी फिर से गलत हो गया। जो पेंजिया है, सबसे पहले एक ही महाद्वीप था, वो पेंजिया था। तो जो द्वीप था उसे पेंजिया बोला जाता था, जो महासागर था उसे पैंथालासा बोला जाता था। तो उसके बाद जो पेंजिया है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है। हाँ, तो कुछ पर्वत है, ये कहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, इसे माउंट कामेट बोलते हैं, नामचा बारुआ है, और गुरुआ मंधाता है, ये नेपाल में है। ये कौन सा देश, अच्छा ये कौन से जो चोटी है कहाँ पे, ये भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नंगा पर्वत जो भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, माउंट कामेट भारत में है, नामचा बारुआ भारत में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको देखना है। तो चलिए अब हम जाते हैं हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि हिमालय पर्वत क्या है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है ये स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है, यही आपके काम की चीज़ है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना एक बार, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई जो कश्मीर में 4000 है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ चीज़ें। सबसे जो अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें से 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हिमालय के मुख्य शिखर हैं। यानी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये हिमालय की, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ हिमालय की सबसे ऊंची शिखरों में से एक है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ठीक है, मकालू है, धौलागिरी है। उसके बाद ये हमने ऊपर पढ़ा था नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, माउंट कामेट और नामचा बारुआ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत की कुछ और बातें के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यानी सबसे नीचे, ठीक है, कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 9 से 1100 मीटर की ऊंचाई है। श्रृंखला उत्तर में स्थित है। हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय पर्वत और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जानी जाती है और कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जो सबसे काम की चीज़ है, आपको ये याद रखना है कि सबसे हिमालय पर्वत यदि हम बात करें तो सबसे ऊपर जो है काराकोरम है। काराकोरम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। जो सबसे नीचे है यानी दक्षिण में है वो शिवालिक है। शिवालिक पर्वत नवीनतम पर्वत है, नवीनतम बलित पर्वत है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा लैंडस्लाइड होते रहते हैं, ठीक है, भूस्खलन भी होते रहते हैं। इसकी जो चट्टानें हैं बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा कोमल हैं। और जो औसत ऊंचाई जो है वो काराकोरम की है, जो लगभग 6000
किलोमीटर, 6000 किलोमीटर मतलब कि काराकोरम है। लेह लद्दाख की जो औसत ऊंचाई है वो 4000 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से औसत ऊंचाई इधर यदि हम नीचे आएंगे शिवालिक के आसपास के इलाके में, तो 2000 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। और ये जो पर्वत हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, लैंडस्लाइड भी यहाँ पे आता रहता है। अच्छा, इसे निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच की स्थिति लंबवत। अच्छा, ये मैंने दून के बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि दो पर्वतों के बीच में जो झीलें होती हैं या पर्वतों के बीच में जो नदी घाटियाँ होती हैं, वह मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है। वो बाद में दून के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि पर्वतों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं, यानी कि जो झील हो, अक्सर जो झील होती है वो बाद में दून के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बाकी जो नदी घाटियाँ, तो नदी घाटियाँ हमेशा सतत चलती रहती हैं। और चलिए आगे चलते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर ही पूरा मैप दिखाई दे रहा होगा भारत का। फ्रेंड्स, ये आपको एकदम ध्यान से देखना है और ये आपके काम आएगा। मैं आपको कैसे बताऊँ, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसको जूम करके। तो ये आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे जो मैदान है वो गंगा का मैदान है, ठीक है। गंगा के मैदान के ऊपर दुनिया में सबसे अधिक शहर बसे हुए हैं। उत्तर भारत की गंगा लाइफ लाइन बोली जाती है। संस्कृति, सभ्यता, ये सभी जो चीज़ें हैं वो गंगा नदी के ऊपर स्थित हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में चलिए, गारो खासी जयंती आपको दिखाई दे रहा हो। इसके भौगोलिक महत्व के बारे में मानसून वाले चैप्टर में आपको अधिक समझाऊंगा। अभी इसको बस केवल आपको एटलस की सहायता से इसको समझना है। आइए यहाँ पे भारतीय मरुस्थल के बारे में जानते हैं। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी बोला जाता है और ये अनुपजाऊ भूमि है। वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत है, जो दिल्ली तक भी जाता है। ये दिल्ली में अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी उसका नाम है गुरु शिखर है। नीचे आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पे विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। और आगे चलते हैं नीचे, इधर देखिए ज़रा आप साउथ में जाइए, ठीक है। पश्चिमी घाट को देखिए और आप यदि आप पूरब में देखेंगे उससे उस घाट को पूर्वी घाट बोला जाता है। बीच में छोटा नागपुर का पठार है। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी बाद में डिटेल में जाएंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, ये हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपकी सहजता करूँ कि यह उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण से सतलुज नदी, ठीक, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। उदाहरण सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच की स्थिति हिमालय भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, हिमालय को अन्य भी कैटेगरीज में बांटा गया, बट नदी घाटियों के आधार पे हिमालय की कैटेगरी को बांटने की कैटेगरी अलग है। पर्वत श्रेणियों के आधार पे हिमालय को बांटने की कैटेगरी अलग है। और उत्पत्ति के आधार पे हिमालय को बांटने की जो कैटेगरी है वो अलग है। जैसे यदि मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूँ तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। यदि मैं नदी घाटियों के ऊपर जाऊँ बात करने तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नदी घाटियों के बारे में बात करने, ठीक है। नदी घाटियों के आधार पे हिमालय पर्वत को कितने भाटों में बांटा गया है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपकी सहजता के लिए, ठीक है। तो सिंधु और सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पंजाब हिमालय। उसके बाद जाते हैं क्रमशः कश्मीर और हिमाचल के मध्य पंजाबी, लेकिन पश्चिम से पूर्व में क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली तो तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो कुछ और क्षेत्रीय नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जो मुख्य कैटेगरी है वो 4 प्रकार के हिमालय है। नंबर 1 पे पंजाब हिमालय हो गया, नंबर 2 पे हिमाचल हिमालय हो गया, नंबर 3 पे कुमायूं हिमालय हो गया और चौथे नंबर पे नेपाल हिमालय हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे जो पूर्वी सीमा बनाती है उसे दिहांग, एक महाखंड गौज है, ठीक है, कि बाद हिमालय दक्षिण की ओर से मुड़ जाती है, ठीक है, भारतीय पूर्वी सीमा तक फैली हुई है। इसे पूर्वोत्तर तथा पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर एवं
पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं। यह मजबूत बलुआ पत्थर से अवसादी शैल हैं से बनी है। यह घने जंगलों की ढालों से तथा अधिकतर समांतर श्रेणियों में वाली घाटियों के रूप में फैली हुई हिमालय, पटकाई, नागा और मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, कुछ चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है और इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग दो को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने केवल हिमालय के बारे में बात बताई, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो हिमालय पर्वत है, बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का जो निर्माण है अलग अलग समय पर हुआ है, जिसमें से सबसे पहले विरहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। यह कालखंड के आधार पर इसे बांटा गया है। और एक और दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर 4 हिमालय को बांटा गया है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आपको एटलस की सहायता इन सभी चीज़ों को पढ़ना और समझना है। और इसके जो अगला जो भाग है, थोड़ी देर में हम इसके जो आगे का जो चैप्टर है यानी उत्तरी मैदान के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप एटलस की सहायता से ज़रा हिमालय को देखेंगे, इसकी पहाड़ियों को देखेंगे, इसकी चोटियों को देखेंगे, इसके दर्रों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमेशा रिवाइज करते रहें, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये आपकी सहजता के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।